हेलो दोस्तों, आपका द यूनिवर्स स्टडी हब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत के संविधान की अनुसूचियों के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? अनुसूचियों के बारे में देखेंगे। आप सब लोगों ने अनुसूचियों के बारे में पढ़ा होगा, किताबों में, टीचर के द्वारा समझा भी होगा। अनुसूचियों को देखने का एक नया नजरिया, और ये अनुसूचियां जो हैं भारतीय संविधान की, जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में कितनी हैं? आप लोग बताओ, वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों में कुछ विषय हैं, उन विषयों के बारे में हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान और मूल संविधान जो बना था, संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, उस समय कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां थीं। वैसे अनुसूची है क्या? अनुसूची मतलब जैसे हम लोग सूचियां नहीं बनाते हैं, ये इस चीज की सूची है, ये इसमें ये रख दो, इसमें वो रख दो, इसमें ये, इसमें वो, वैसे ही अनुसूची है। जैसे अनुच्छेद है, मतलब आर्टिकल है। आर्टिकल में क्या है? बातें कही गई हैं कि इस आर्टिकल में ये, जैसे कि आर्टिकल 1 से लेकर के 5 तक क्या कहा गया है? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है, और 6 से 11 तक क्या कहा गया है? नागरिकता के बारे में कहा गया है। वैसे ही ये अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों में भी कुछ विषयों को बताया गया है। अनुसूची एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, न केवल यूपीएससी, एसपीएससी, बल्कि हर एक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से और सामान्य जागरूकता के पर्सपेक्टिव से ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को इस विषय के बारे में जानना चाहिए कि अनुसूचियां आखिर क्या हैं, और अनुसूचियों में आखिर कौन से विषय किन विषयों का वर्णन किया गया है, या कौन से विषय लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनुसूचियों के बारे में देखते हैं कि हमारी अनुसूचियां कितनी हैं। तो अनुसूचियां हमारी कितनी हैं? हमारी अनुसूचियां कितनी हैं? वर्तमान में 12 है। तो 12 अनुसूचियां हैं, और 12 अनुसूचियों में आप देखेंगे कि कितने सारे विषयों के बारे में बात की गई है। 12 अनुसूचियां। 1 मिनट, ओके, लाइट कम हो रहा था। 12 अनुसूचियां का मतलब क्या हुआ कि 12 विषयों को इनके अंदर रखा गया है। वो कौन से विषय? पहली अनुसूची बात करती है कि पहली अनुसूची क्या बोलती है कि राज्यों की सीमा है, मतलब राज्यों की सीमा और क्षेत्र। जैसे हमारा जो देश है भारत, बहुत बड़ा देश है। यहाँ तक कि ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वर्ल्ड का 7वां बड़ा देश है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। तो जब भारत इतना बड़ा है, भारत इतना बड़ा देश है, तो उस भारत में बहुत सारे राज्य भी तो हैं कि नहीं? 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, क्या है? 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये हमारा भारत है, ठीक। और इस भारत में आप देखेंगे कि 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये आप देखो कि पूरा ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। यहाँ देखिए आप आंध्र प्रदेश है, फिर यहाँ तेलंगाना है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर यहाँ मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। फिर जो हमारे 7 सिस्टर माने जाते हैं, जैसे सिक्किम है, वहाँ अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, असम है। ये क्या है? हमारे राज्य हैं। तो जो राज्य हैं उनकी सीमाएं भी तो होंगी माय डियर फ्रेंड्स, होंगी कि नहीं होंगी? उनकी सीमाएं होंगी कि नहीं होंगी? सीमाएं होंगी, क्योंकि आप लोग देखो अपने घर में रहते हैं कि नहीं रहते? तो घर में पड़ोसी का घर भी तो होगा, तो आप कितनी छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ जाते हैं। तुमने यहाँ से नाली क्यों निकाल दी, है ना? तुमने मेरे घर के पास ईंटा क्यों लगा दिया, ये तो मेरी जमीन है। तो लड़ जाते हैं कि नहीं लड़ जाते? ऐसे में अगर हमारे 28 राज्य हैं और उनकी सीमाएं अगर डिवाइड नहीं होंगी, तो वो राज्य भी आपस में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे ना। आप लोग गाँव में देखो या शहर में देखो, छोटी छोटी बातों को लेकर के हम लोग लड़ते रहते हैं। तो क्यों लड़ते रहते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं
अपनी साफ सफाई को लेके, नाली को लेके या जमीन को लेकर के, तुमने ये घर ऐसे क्यों बनाया, तुमने ये घर ऐसे यहाँ क्यों बना दिया, तुमको वहां बनाना चाहिए था। तो वैसे ही जो हमारी पहली अनुसूची है वो क्या करती है, राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं का वर्णन करती है कि इतना यहाँ तक राज्य है, इनकी ये सीमा है, इस राज्य पे ऐसी ऐसी नीतियां बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं और अपने राज्यों को प्रशासन चला सकते हैं। गुड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आप देखो संघराज क्षेत्र भी है, जैसे संघराज क्षेत्र है, जैसे यहाँ चंडीगढ़ है, ठीक है, यहाँ दिल्ली है और यहाँ पर दमन दीव और दादरा नगर हवेली है, यहाँ पर पांडुचेरी है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, कितने हो गए 3, 2, 5 तो 7, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर लद्दाख है। ये क्या है, हमारी यूनियन टेरिटरीज है। पहले 9 हो गई थी, दादरा नगर हवेली दमन और दीव को मिलाकर के 1 कर दिया तो 8 हो गए हैं। अब 8 यूटीज हैं, हो गए कि नहीं हो गए, 8 यूटीज है हमारे। यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब संघ शासित क्षेत्र, मतलब ऐसे क्षेत्र जिस पर सेंटर का जो हमारी केंद्र सरकार है उसका नियंत्रण रहता है। राष्ट्रपति शासन होता है या राष्ट्रपति शासन करता है या वहां पर आईएएस ऑफिसर जाकर के वहां के प्रशासन को देखता है। यहाँ तक कोई दिक्कत माय डियर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटी छोटी बातें आप सब लोग जानते हैं और हमको ये चीजें शुरू से पढ़ाई जाती हैं, कक्षा 7, 8 में शायद 5, 6 से लेकर के पढ़ाई जाती हैं। बट इस दृष्टि से आपको अनुसूचियों को देखना बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से और लाइफ के पर्सपेक्टिव से। सो प्लीज इनको न केवल आप पढ़िए बल्कि इनको कंटेस्ट कीजिए एग्जाम में लिखने के लिए और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में आते रहते हैं। तो पहली अनुसूची क्या है, राज्यों की सीमा और क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या आ जाएगा, दूसरी अनुसूची में आ जाएगा वेतन एवं भत्ते। तो किसके वेतन एवं भत्तों का वर्णन किया गया इसमें, किसके वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया? आप सोचो जरा, आपके वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया क्या? आप सरकारी टीचर्स हैं, आप आईएएस ऑफिसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आपके वेतन भत्तों का वर्णन किया गया क्या इसमें? बताओ, सोचो जरा, आप सोचिए कि आपके भत्तों का वर्णन किया गया क्या इसमें? सोचो, अरे सोच के देखो, थोड़ा सा सोचो, दिमाग पर जोर डालना चाहिए। जितना दिमाग पर जोर डालेंगे उतना ही ये खुलेगा। बंद है हमारी बुद्धि, इसको खोलना है, इसको विस्तार देना है, इसको बहुत ही क्रिएटिविटी लानी है, इसमें रचनात्मकता और सृजनात्मकता लाना है। कैसे आएगा? विद्या से, ज्ञान से। जैसे जैसे ये खुलती चली जाएगी वैसे वैसे आपको जगत का, सृष्टि को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा, नजरिया चेंज हो जाएगा। गुड। तो ये है वेतन और भत्ते, लेकिन किसके वेतन और भत्ते? राष्ट्रपति के, राज्यपाल के। किसके? राष्ट्रपति के, राज्यपाल के और राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, लोकसभा अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के, लोकसभा अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के, विधानसभा अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के, राज्यसभा सभापति और उपसभापति, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और राज्य के न्यायाधीश के वेतन और भत्तों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। राइट? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यू आर वेरी गुड person and you are thinking, you are hearing very concentratedly because it is related to your personal development. because जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के नियम कायदे कानून ही नहीं जानेंगे तो रहने का हमारा मतलब क्या है? हम सोचते हैं कि ये तो उन लोगों को जानना चाहिए जो तैयारी करते हैं। क्यों भाई, तुम देश के नागरिक नहीं हो क्या? तुम्हें नहीं जानना चाहिए कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते कैसे मिलते हैं, उपराष्ट्रपति के कैसे मिलते हैं, राज्यपालों के कैसे मिलते हैं, कौन सी संचित निधि पर भारी होते हैं, कौन सी आकस्मिक निधि पर भारी होते हैं? आपको भी जानना चाहिए। यस। तो तीसरा क्या है, तीसरी अनुसूची क्या है माय डियर फ्रेंड्स? तीसरी अनुसूची है हमारी कौन सी? क्या? शपथ के बारे में बात की गई है। ओथ, किसकी ओथ? कौन कौन लेता है ओथ इस अनुसूचियों के अनुसार? ओथ कौन कौन लेता है, शपथ कौन लेता है? तो शपथ कौन लेता है इसको देखना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग को छोड़कर लगभग सभी लोग शपथ लेते हैं। जैसे संघ के मंत्री, जितने भी संघ के जो मंत्री बन रहे हैं वो संसद के लिए निर्वाचित हुए अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, न्यायाधीश, इसके बाद राज्य के मंत्री, राज्य की विधानमंडल के लिए निर्वाचित सदस्य,
राज्य की विधानमंडल के लिए निर्वाचित सदस्य और विधानमंडल के सदस्य, ये सारे लोग क्या करते हैं, शपथ लेते हैं इसके अनुसार। अब यहाँ पता है क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन है जो इनमें मतलब अनुसूची 3 के तहत शपथ लेता है। ये ऑप्शन दे देंगे और आपको पूछ लेंगे कि इनमें से कौन शपथ लेता है इसके अनुसार कि नहीं लेता है। तो याद क्या रखना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग शपथ नहीं लेता है। वहाँ हम लोग एक चीज और देखते हैं, वेतन में कैग के भी वेतन थे, तो यहाँ शपथ में कैग भी लेगा। तो सीएजी वहाँ वेतन रखते और शपथ, तो शपथ देख लिए। अनुसूची 3 में किस चीज की बात की गई, शपथ की बात की गई। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात की गई। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात की गई। किसकी बात की गई, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात की गई। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात की गई। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा प्यारा भारत है। सब काम कहाँ चल रहा है, इसी में चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, सारा काम कहाँ चल रहा है, इसी के अंदर चल रहा है, राइट। कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे दिक्कत हो सकती है, आज देखो एजुकेशन प्राप्त करने का कितना अच्छा माध्यम है यूट्यूब। आपको बहुत सारी चीजें अगर आप गेन करना चाहें तो गेन कर सकते हैं, बट गेन करने की जिज्ञासा होनी तो चाहिए ना। जिज्ञासा ही नहीं है तो आप गेन कैसे करेंगे, राइट। गेन कैसे करेंगे, बिना जिज्ञासा के ज्ञान नहीं होता क्या नहीं। अगर आप जानेंगे कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं तभी तो जान पाएंगे। आप जानेंगे कि जो पानी होता है वो H2 होता है तभी तो जान पाएंगे। आप जानेंगे कि जो हमारी एयर होती है वो बहुत सारी गैसों से मिलकर बनी होती है तभी तो जान पाएंगे। जिज्ञासा ही नहीं तो कैसे जानेंगे, तो जिज्ञासा इज द मस्ट। अनुसूची 5, इसमें राज्यसभा के लिए जो सदस्य नहीं निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन, उसके प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, कभी डिटेल से देखेंगे। इसके बाद अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एक के बहुत क्या वहाँ प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, उसके लिए उपबंध किए जाएंगे, इसके बारे में वर्णन किया गया है। कहाँ, अनुसूची 5 में। और अनुसूची 6 में क्या कहा गया, इसमें भी कहा गया एएमटीएम का प्रशासन एवं उपबंध। एएमटीएम का मतलब क्या होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के किस चीज के बारे में बात की गई, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के बारे में बात की गई है कि यहाँ पर प्रशासन कैसे चलाया जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इज देयर एनी प्रॉब्लम। अगर आप लोग सोचेंगे ना तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जानना। ये केवल उनके लिए जानना जरूरी नहीं है जो IAS IPS बनते हैं, DM SDM बनते हैं, नहीं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान को जाने, संविधान की रक्षा करे, संविधान की एकता अखंडता को बनाए रखे, मतलब भारत की एकता अखंडता को बनाए रखे। तब कब, जब हम घर के कायदे कानून जानेंगे तभी तो उनके अनुसार चलेंगे। कायदे कानून ही नहीं जानते हैं तो खाक चलेंगे क्या। वही बुंदेलखंडी में कहते हैं ना, ते का जाने, जब तू अगर जो पता ही नहीं है ते कैसे जान पाए चीज के, और जब तक जाने ही नहीं तो करे कैसे, है ना। इट इज अ वेरी 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 लवली लैंग्वेज बुंदेलखंडी। कभी हम बुंदेलखंडी में पढ़ाएंगे आपको, ओके, बताएंगे, मतलब आई एम नॉट अ टीचर बट जस्ट वी आर डिस्कसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अनुसूची 7 में क्या कहा गया, इसमें ना विषयों का विभाजन है कि कौन कौन से विषय किस राज्य के पास है, विषयों का विभाजन है, और कौन कौन से विषय केंद्र सरकार के पास होंगे और कौन कौन से विषय राज्य सरकार के पास होंगे। कौन कौन से विषयों पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं, किस विषय पर आप बोलेंगे, किस विषय पर वो बोलेंगे, किस विषय पर ये बोलेंगे। कौन से विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार, केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कौन से विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और कौन से विषय हैं जिस पर केवल राज्य सरकार ही कानून बनाएगी, राज्य सरकार ही कानून बनाएगी। तो देखो हम लोग देखते हैं कि संघ सूची के विषय हैं, संघ सूची के विषय जो सेंटर में रखे गए हैं, संघ सूची लगभग 98। राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषय जैसे संघ सूची के विषय 2-4 बता दे रहा हूँ, जैसे कि जनगणना है, संचार व्यवस्था है, जनगणना हुआ, संचार व्यवस्था हुआ और रेलवे हुआ। ये किसके विषय हैं,
संघ सूची के हैं। राज्य सूची के, जैसे राज्य सूची के लिए स्वास्थ्य वाला हो गया, जेल प्रशासन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, है ना, ये सारे राज्य सूची के विषय हैं। वर्तमान में कितने, वर्तमान में कितने, 52। ये संघ सूची, संबंधी सूची, लगभग 59। ये विषय ऐसे विषय हैं जो पहले से बता दिया गया कि भैया आप एक विषय पर बोलेंगे, आपको अगर इस विषय पर कानून आप बनाएंगे, इस विषय पर कानून राज्य बनाएगा, इस विषय पर दोनों लोग बना सकते हैं। जैसे संबंधी सूची एजुकेशन है, वन है, वन्य जीव है, नापतोल है। ये संबंधी सूची ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों लोग कानून बना सकते हैं। इसकी बात हमने कहा कि 7वीं अनुसूची में। अब 8वीं अनुसूची देख लो भैया, आप 8वीं अनुसूची देख लो, ठीक। 8वीं अनुसूची देखो आप, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची के बारे में क्या कहा गया, भाषाओं के बारे में कहा गया। 8वीं अनुसूची क्या कहा गया, भाषाओं के बारे में कहा गया। मूल संविधान में हमने 14 लैंग्वेज की बात की, 14। भारत पता है 28 राज्यों में डिवाइड है, तो अपनी अपनी भाषाएं नहीं होंगी, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी और मलयालम, है ना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, है ना, और बुंदेलखंडी, ये सब देखो, पंजाबी, पंजाबी के बाद बंगाली, है ना, असमिया, ये सारी लैंग्वेज क्या है हमारे क्षेत्र की, कहते हैं ना बूंद बूंद पर, कोस कोस का, कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी बदले। तो वाणी और पानी, पानी और वाणी एक जैसी है क्या। भारत में पता है 14 लैंग्वेज की तो हम बात कर रहे हैं, 28 राज्य हैं उनकी अलग है, क्षेत्रीय भाषाएं भी तो अलग अलग है। जैसे बुंदेलखंडी बोल रहे हैं हम, वहाँ थोड़ा सा और चलेंगे तो मणिपुर या कहीं भी मऊ, झांसी, या बुंदेलखंड के डिफरेंट टाइप जो आएंगे ना, जैसे कि जालौन है, उरई है ना, चित्रकूट है, बांदा है, तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंजेस देख सकते हैं, भाषा में बदलाव देख सकते हैं। वैसे ही पानी भी तो बदल जाता है, कहीं खारा है, कहीं मीठा है ना, कहीं लवड़ी है, लवड़ की मात्रा ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं गए कि गाँव में देखो 10 जगह नल खोदेंगे ना तो पानी अलग अलग निकलेगा। तो कहते हैं कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी बदले। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14। वर्तमान में कितनी, 22। वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। अब देखो अगर 14 थी तो 22 कैसे होंगे, 22 कैसे होंगे, ये सोचने वाली बात है। तो हम लोगों ने 1967 में एक संशोधन किया, क्या किया, संशोधन, 21वां संविधान संशोधन किया और सिंधी भाषा को इसमें जोड़ दिया गया। किसको जोड़ दिया गया, सिंधी भाषा को। उसके बाद हम लोग 71वां संविधान संशोधन करते हैं, 71वां संविधान संशोधन करते हैं, कौन सा, 71वां संविधान संशोधन करते हैं और हम उसमें क्या जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, मणिपुरी जोड़ देते हैं, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ये कुछ भाषाएं हैं हमारी, कौन कौन सी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। मणिपुरी 71वां संविधान संशोधन, यहाँ कौन सी जोड़ी है, सिंधी, और मणिपुरी, यहाँ मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में, 92 में संशोधन हुआ। अब कितनी भाषाएं हो गई, 18 हो गई, क्यों, सिंधी 15 हो गई, 15 3 18, मणिकोणे बोलता हूँ मैं इसको, ये मेरा बनाया हुआ कोड है, मणिकोणे, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, ये मैंने कोड बनाया था। इट इज माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है कि चीज़ों को कैसे याद करना है, कैसे याद किया जा सकता है ना। जैसे मैंने राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं ना, उनको कैसे याद किया था पता है आप लोगों को, ये जो मैं बता रहा हूँ ऐसे थोड़ी एक दिन में हो गया है, नहीं, करत करत अभ्यास थे, करत इतना अभ्यास करो कि वो चीज़ें आपकी हो जाए। जड़ मत हो सुजान, जड़ बुद्धि भी अगर अभ्यास करती रहे तो वो इंटेलेक्चुअल हो जाती है, वो चेतनशील हो जाती है, राइट। तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ क्या एक दिन में हो जाएंगी, कभी आप अगर इसका विश्वास ना हो तो कभी 2-4 अनुसूचियाँ याद करके देखना, जरा प्रैक्टिकल याद करके देखना आप क्या होती है, करके देख लेना। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको करके देखना, जरा याद होती हैं क्या, हो जाए तो अच्छी बात है, एक बार में पढ़ने के बाद हो जाए तो अच्छी बात है। तो मणिपुरी, कोंकणी, जैसे मैं बताया ना कि राष्ट्रपति की शक्तियों को मैं ऐसे याद किया था, कभी विन्याकु सैया पर लेटे रहते, कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास, है ना। इतनी सारी शक्तियां होती हैं और हर को डिटेल में जाना पड़ता है।
ये हमारी कितनी भाषाएं हो गई? 18 हो गई, 18 हो गई। अब 22 तक पहुंचाना है हमको। फिर हमने क्या किया? 18 भाषाएं हो गई ना। अब हमने क्या किया? इसके बाद हमने क्या किया पता है? फिर हम लोगों ने क्या किया? 92वां संविधान संशोधन किया 2003 में। संविधान में संशोधन करके चीजों को जोड़ा भी जाता है और कुछ चीजों को बताया भी जा सकता है, राइट? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? यस, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। सो क्या कह रहे थे हम ये कह रहे थे कि ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ और इस 92वें संविधान संशोधन 2003 में हमने 4 भाषाएं और जोड़ी। कौन सी? अरे डीएम साहब कुछ तो बोलो, अरे ओ डीएम साहब कुछ तो बोलो। यही मेरा कोड है, क्या? डीएम साहब, डीएम साहब, ये मेरा कोड है। 4 भाषाएं और जोड़ी गई। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि अनुसूचियां, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संविधान की विशेषताएं और कौन से स्रोत किन देशों से लिए, ये चीजें आपको क्लियर हो जाए ना तो आपका संविधान का 75% काम, लगभग 50 या 60% काम पूरा हो चुका है। यहाँ से इतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर 10 क्वेश्चन पूछेंगे ना तो 5-6 क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, है ना? इन किससे? डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अनुसूचियां, है ना? फिर संसद, फिर विधानमंडल, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे विषयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट ये क्या है? ये मूल है, जड़ है। ये क्या है? ये मतलब प्योर है, प्योर। जैसे कहते हैं ना कि प्योर चीज आपको दे दी जाए निकाल करके, ये वो चीज है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। इनको चाहे आज याद करो, चाहे कल याद करो, चाहे 1 महीने बाद, चाहे 2 महीने बाद, चाहे 3 साल बाद, चाहे 4 साल बाद, याद आपको करनी पड़ेंगे। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। देख रहे हैं आप लोग कि 3 लाख लोग एग्जाम देते हैं और 250 सीट होती है ना? 6 लाख लोग एग्जाम देते हैं और 800 सीट होती है आईएएस में। तो डीएम साहब क्या है? डोंगरी, मैथिली, सिंधी, संथाली, डोंगरी, मैथिली, संथाली और बोडो, ये 4 भाषाएं जोड़ी और हमारी कितनी भाषाएं हो गई? 22। गुड, थैंक यू। इसके बाद हम लोग देखते हैं 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म्स की बातें जो की जा रही थी, है ना? भूमि की बातें जो की जा रही थी ये हुई है हमारी, ये अनुसूची जुड़ी है। पहला संविधान संशोधन है ये, पहला संविधान संशोधन है ये, जवाहरलाल नेहरू जी के समय हुआ था। और इसके बाद हमारी 10वीं अनुसूची, इसमें भूमि के बारे में कहा गया, लैंड रिफॉर्म्स, है ना? जमींदारी प्रथा है ना? सीलिंग्स पद्धति आई थी कि जमीन का सीलिंग करना और क्या बोलते हैं, बंदोबस्त करना, उसको क्या बोलते हैं, 2 जमीनें अलग अलग पड़ी हैं उसको एक कर देना। इसके बाद जमींदारी व्यवस्था, है ना? ये सारी चीज, जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना था और जमीन को आम जन तक भी पहुंचाना था। भूमि सुधार के लिए जो भी रिफॉर्म्स किए गए थे कि ये लोगों के पास जमीन नहीं है तो इन लोगों को जमीन दे दो, ये लोग अपनी खेती करेंगे और उस पर अपना आगे चलाएंगे। हमारा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। ओके, 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून। ये कब जोड़ी गई? ये राजीव गांधी के समय जोड़ी गई। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 92वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन, सॉरी 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें आयाराम गयाराम को रोका जा सके। मतलब ये था कि यार देखो, जैसे अभी मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनी थी? किसकी बनी थी? अरे कांग्रेस की बनी थी ना, लेकिन अब किसकी सरकार है? भाजपा की। क्यों? क्योंकि एक दल के बहुत सारे लोग दूसरे दल में चले गए, एक सरकार गिर गई, वो सरकार बन गई। तो इसको रोकने के लिए ही हमने दल बदल कानून को लाया था कि दल बदलू नेता हो, तुम पहले बीएसपी में थे, अब तुम कांग्रेस में हो गए, अब तुम भाजपा में हो गए, जैसा देश वैसा भेष, जहां देखा मौका वहीं खिसक लिए तुम, वहीं खिसक लिए। ये खिसकना अच्छी बात नहीं है। आप जिस चीज को लेकर के चल रहे थे उसी पार्टी को लेकर के चलो ना, अगर बहुत बड़े वाले हो तो। जहां मौका देखा वहीं खिसक लिए। दल बदलू हो तुम, दल बदलू हो, इसको बोलते हैं दल बदलू नेता। कब आया ये प्रोविजन कि आप दल बदल नहीं कर सकते? उसके लिए कुछ प्रोविजन है, जब इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किन किन प्रोविजन के कारण दल बदल नहीं किया जा सकता है। 11वीं अनुसूची क्या? पंचायत जैसे हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ऊपर सेंटर है, नीचे राज्य है, उसके नीचे स्थानीय सरकार है। तो पंचायती व्यवस्था को कानूनी रूप कब दिया गया? 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन में दिया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 और 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका। तो जो हमारी 11वीं अनुसूची है वही 12वीं अनुसूची। ये हमारी 74वां संविधान संशोधन आया तो नगर पालिका को हमने जोड़ा, नगर पंचायत को जोड़ा। और जो हमारा 22वां
जो हमारा 73वां संविधान संशोधन था उसमें ना पंचायत को जोड़ा कि 3 स्तर पर पंचायत होगी, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, ब्लॉक पंचायत का चुनाव सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, लेकिन जो ब्लॉक प्रमुख होता है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट होगा, बट जो जिला अध्यक्ष होता है उसका चुनाव इनडायरेक्ट होगा। चुने गए सदस्यों के द्वारा उनको चुना जाएगा तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है। इसकी बात कहाँ की गई हमने, कहाँ की, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन में इसकी हमने बात की 1992 में। ये हमारी 12 अनुसूचियां हैं, इनको आप जितने जल्दी याद कर सकें कर लें। और एक बात और, अच्छा आप लोग एक बात बताइए जरा, क्या चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको पैसा देना पड़ता है? हम वो काम नहीं करना चाहते ना कि जिसमें हमें पैसा देना पड़े, है ना। लेकिन यहाँ क्या पैसा देना है आपको, भाई बटन पर ऐसे क्लिक ही तो करना है तो सब्सक्राइब हो जाएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे क्या मतलब है देखने का? अरे कुछ तो आप कर सकते हैं ना। और इसमें करने में आपको कोई पैसा भी नहीं लगता, है ना, कुछ ऐसा भी नहीं है। आप तो आराम से जा करके ऐसे बटन दबा सकते हैं सब्सक्राइब, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी वीडियो पा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को अर्जित कर सकते हैं। और जहां आपको लगे कमेंट करना चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने पर आपको कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि आपको पैसा मिलेगा। ओके, बाय, थैंक यू।